और मैं हूं शत्रुपा और दर्शकों आइए दिन भर की खबरों के साथ एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रेल डीआईजी पहुंचे शहर। टाटानगर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लंबित मामलों की समीक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन हुआ उग्र, एक महिला कर्मचारी की बिगड़ी तबियत और ट्रैफिक पुलिस की तीखी बर्बरता, नियम तोड़ने पर युवक की जमकर पिटाई। और दर्शकों खबर विस्तार से। वहीं रेल डीआईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा टाटानगर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और रेल एसपी समेत पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जहां उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक दिन पूर्व रेल डीआईजी ने चक्रधरपुर में भी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित कांडों की समीक्षा की, साथ ही यह भी जाना कि किन कारणों से मामले लंबित है। इस दौरान पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे दिन टाटानगर में भी इनके द्वारा लंबित कांडों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जांच की जा रही है, साथ ही आगामी पर्व को देखते हुए ज्वलनशील पदार्थ की भी जांच की जा रही है। जीआरपी में पदाधिकारियों व जवानों की कमी पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर की बहाली पूरे राज्य में हुई है। जिले में भी सारे सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग खत्म होने जाने के बाद बहुत हद तक पदाधिकारियों को भी कमी है, जो उसे दूर किया जाएगा। सिविल संसाधन में भी बेहतर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आरपीएफ के साथ जीआरपी का तालमेल काफी अच्छा है, साथ ही लगातार बातचीत कर तालमेल को और बेहतर बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जीआरपी की बेसिक नीड्स बेहद ही खराब है, जिसे लेकर डीआरएम से बात कर रहे जीआरपी बैरक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। विशेष प्रयोजन नहीं है, रूटीन वर्क है। आज मैं जमशेदपुर एसआरपी ऑफिस में जो हमारे केसेस हैं अब तक किन कारणों से पेंडिंग है, कैसे उनका निष्पादन किया जा सकता है, तो केस समीक्षा के क्रम में ही मैं जमशेदपुर आया हुआ हूँ। जो पुराने कल मैंने चक्रधरपुर में भी वहाँ उस क्षेत्र में लंबित कांडों की भी समीक्षा की थी और जो भी अनुसंधान करता थे कांडों का त्वरित निष्पादन कैसे हो, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो गाइडलाइंस इतने ही हैं जो कि सरकार की गाइडलाइंस है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो जो भी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो अपनाते हुए भी आप अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे। कोरोना ही है, क्योंकि अभी कोरोना काल था और ट्रेनों का परिचालन कम था, तो हमारे यहाँ कांडों की जो केसेस की रिपोर्टिंग है वो अभी बहुत कम है। और सुरक्षा को लेकर कोई नया प्लान ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। और जो कि दीपावली है, ऐसे में तो कोरोना के लिहाज से चेकिंग की जा रही है, तो उसी में जो बेसिक हमारे प्रिकॉशंस हैं वो आज पटाखे को लेकर हो चाहे अन्य चीज़ों को भी लेकर हो जो ज्वलनशील पदार्थ है, तो जो यथावत दिशा निर्देश है उसके हिसाब से चलता रहेगा। आपके जीआरपी में जैसा शुरू से अभी स्ट्रेंथ की कमी क्षमता के अनुसार बदलना होगा। मैं मेरे द्वारा भी और हमारे जो वरीय पदाधिकारी हमारे डीजी सर भी अभी ज्वाइन किए हैं, तो और हमारे डीजी सर हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो अभी हमारे पास अन्य ज़िलों में भी पदाधिकारियों की कमी थी, लेकिन लास्ट ईयर जो 2500 सब इंस्पेक्टर की बहाली हुई वो अभी ज़िले में वर्तमान में ट्रेनिंग में है, तो उनका जब पदस्थापन होगा तो निश्चित तौर पे हमें भी पदाधिकारियों की जो भी किल्लत झेलनी पड़ रही है उस समस्या का निदान हो जाएगा। अभी निश्चित तौर पे हमारे पास पदाधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों की कमी है, लेकिन जो संसाधन है उससे जो बेहतर उनका उपयोग किया जा सकता है वो किया जा रहा है। आरपीएफ के पास भी फौजी कितना नहीं है, अभी आरपीएफ के पास क्या है वो आरपीएफ वाले बता पाएंगे, मैं नहीं कह सकता, तो अभी लेकिन हम इस्तेमाल कर लेते थे। अभी आपसी कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है। मैं कल भी चक्रधरपुर गया था तो आनंद भी साथ में थे, तो हमारे आरपीएफ के जो कमांडेंट हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, वहाँ डीआरएम साहब से भी बातचीत हुई। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो हमारे यहाँ जीआरपी में बहुत ख़राब है जमशेदपुर में, तो कल मैं और जो एसपी साहब हैं हम लोग डीआरएम चक्रधरपुर से भी मिले थे, तो उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया और संभवतः काम शुरू भी करा दिया गया है कि जो बैरक है हमारे कर्मियों की जो बेसिक नीड्स है वो रियली बहुत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है और काम प्रारंभ भी करा दिया गया कि नहीं आप लोग का जो बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम पूरा करेंगे और वो किया जा रहा है। तो आरपीएफ के कमांडेंट भी थे, तो उनसे भी बात हुई। तो बातचीत होने का फ़ायदा ये है कि जो आपसी कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर हो जाता है। इसी संदर्भ में आपने सुना होगा, करीब 10 दिन पहले बड़हरवा में हमारा और आरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। उसमें हम लोगों ने 4 क्रिमिनल्स को भी पकड़े थे और उनके पास हम लोगों ने मोर देन 100 मोबाइल्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स बरामद किए थे। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कहीं कोई इशू नहीं है उस पर। वहीं आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। इधर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों में एक महिला कर्मचारी की हालत अचानक बिगड़ गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। बता दें, सदर अस्पताल और सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी पुनः बहाल करने की मांग को लेकर पहले से ही धरने पर बैठे हुए थे और आज सभी 157 आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। इस दौरान अचानक एक महिला आउटसोर्स कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जानकारी देते हुए महिला आउटसोर्स कर्मचारी ममता कुमारी ने बताया कि छटनी को लेकर उसके बाद से फरमान सभी आउटसोर्स कर्मचारी के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सभी सड़क पर आ गए हैं, ऐसे में ये जाए तो जाए कहां। उन्होंने बताया कि उनकी सहकर्मी आउटसोर्स कर्मचारी रानी मुनी घर पर अकेले काम करने वाली है। उनके पति का देहांत होने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ऐसे में छटनी के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हर कर्मचारी के साथ इसी तरह से परेशानी लगी हुई है, सभी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। इस बातचीत स्वास्थ्य मंत्री में भी बात किया गया है, निष्कर्ष शून्य निकला। उन्होंने कहा अगर यह हाल रहा तो आगे चलकर ये सभी भूख हड़ताल में बाध्य होगी। मेरे साथी अभी बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका, बहुत ज़्यादा उनको सुबह से उल्टी भी हो रहा है। वो घर परिवार में सिर्फ अकेली कमाने वाली थी। उनके घर में एक सास है और 2 बच्चे हैं। पति का देहांत हो चुका है। 2013 से वो कार्यरत है यहाँ पर। अब वो स्वीपर में काम करती थी, जिसके वजह से यहाँ पर इनको और वगैरह वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिला। आज इनको हटा दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा चिंतित है, रात को न सो पा रही है न खा रही है, जिसके कारण इनकी ये अवस्था हो। मतलब छटनी की वजह से मानसिक तनाव में भी है। मानसिक तनाव में क्या नाम है इनका? रानी। अच्छा, अभी आप लोग गए थे, पूरे ज़िले से सारे लोग गए थे क्या? हाँ, जिले का सबसे पहुंचा था, पर उनके कहाँ गए थे आप लोग बात कर? किनके पास? स्वास्थ्य मंत्री के पास। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुआ कि वो उतना भी समय नहीं था उनके पास में, समय का 6 बजे का, जिसके कारण वो बात नहीं कर पाए अभी हम लोग से। बोले कि शाम को 6 बजे हम बात करेंगे, इसका जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष देंगे। मतलब पूरे जिले से सारे आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे थे वहाँ? कोट का, घाटशिला सारे ब्लॉक से गए थे। मतलब 157 स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सारे लोग पहुँचे थे। और सब बहुत सारे कर्मियों की अवस्था बिगड़ते जा रही धीरे धीरे। क्या लगता आगे आप लोगों का क्या निर्णय होगा? अपने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आगे आप लोगों का क्या निर्णय है, क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि अब तो सड़क पर आ ही गए हैं और कोई उपाय दिख नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? ममता कुमारी। जी हाँ, पुलिस की दबंगई इस कदर है कि पुलिस किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। यहाँ मामला मानगो पुल के पास का है। जी हाँ, ये मामला मानगो पुल के पास का है, जहाँ ट्रैफिक का नियम तोड़ने की सजा युवक को मार खाकर चुकानी पड़ी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वहाँ मौजूद ट्रैफिक हवलदार ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने युवक से फाइन तक नहीं लिया और उसकी पिटाई कर उसे छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि युवक मानगो से साक्षी की ओर आ रहा था। मानगो पुल के पास पुलिस वाहन जांच कर रही थी। उसी क्रम में युवक पुलिस को देखकर बाइक लेकर भागने लगा। भागने के क्रम में वह एक कार से टकराकर गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रैफिक सिपाही ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद उस युवक से फाइन नहीं लिया गया और उसे छोड़ दिया गया। यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है या फिर कोई कागजात नहीं है तो क्या पुलिस को हक है कि वह फाइन की जगह किसी की पिटाई कर दे?
अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए रमावती वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां एकत्रित रक्त को जरूरतमंदों के सही समय पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर रमावती वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता अनुराग प्रसाद ने बताया कि लगातार पूरे जिले में रमावती वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कई तरह के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर लगाया गया है और लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि एकत्रित रक्त जरूरतमंदों को सही समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि रक्त की कमी के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु न हो। उन्होंने कहा, शिविर के माध्यम से जितने भी यूनिट रक्त एकत्रित होंगे उसे ब्लड बैंक में सुपुर्द कर दिया जाएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों को सही समय रक्त मिल सके। लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर यहाँ पे जमशेदपुर ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड कैंप का आयोजन किए हैं। क्या लक्ष्य रखे हैं, किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया? हमारी संस्था रमावती वेलफेयर फाउंडेशन जो कि पूरे जमशेदपुर में काम कर रही है, छोटा गोविंदपुर में उसका हेड ऑफिस और बिष्टुपुर में भी ऑफिस है। तो हमारा अभी टारगेट 100 यूनिट का है, जो कि लग रहा है कि पूरा हो जाएगा आसानी से। क्या करेंगे इन रक्तों का? ब्लड बैंक को एक तरह से सहयोग किया है। अब इसके आगे ब्लड बैंक की जिम्मेदारी है, कैसा है वो लोग अपने हिसाब से देखेंगे। पूरा परिचय। मेरा नाम अनुराग प्रसाद वर्मा हुआ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रमावती वेलफेयर फाउंडेशन का। और दर्शकों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धरखेड़ी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973180881। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक महिला पिंकी ओझा ने अपने पति पर खुद को बेचने का आरोप लगाते हुए जिले के एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती ने बताया कि पैसे के लालच में उसका पति गैर मर्द के साथ सोने की बात कहता था। जब पीड़ित युवती ने इसका विरोध किया तो पति के परिवार वालों ने युवती के साथ मारपीट करने की कोशिश की। बताया जाता है कि महिला की शादी 29 जनवरी 2019 को हुई थी। 30 जनवरी 2019 को वह अपने बारेडी लोकनाथ पथ स्थित ससुराल गई, जहां 3 महीने बाद अपने सास ससुर के साथ हैदराबाद गई, जहां महिला का पति रितेश ओझा रहता था। वहां जाने पर पता चला कि महिला का पति हैदराबाद की ही एक महिला के साथ पूर्ण से ही शादी कर चुका है,
जो तलाकशुदा है। महिला ने बताया कि उस महिला के पति ने अपने फ्लैट में किराए पर रखा था। भेद खुलते ही महिला के ससुराल वाले महिला पर दहेज के पैसे लाने का दबाव दे रहे थे। महिला ने बताया कि दहेज के पैसे लाने के बाद भी उसे रखैल के रूप में रखने की शर्त रखी गई। महिला ने बताया कि 22 जुलाई 2020 को वह अपने मायके टुइला डुंगरी पहुंची, जहां अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद सभी के होश उड़ गए। फिलहाल महिला ने अपनी परेशानियों से जिले के एसएसपी को अवगत करा दिया है। वहीं एसएसपी ने महिला की शिकायत पर जांच कराते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महिला ने बताया कि साजिश में ससुराल के सभी सदस्य शामिल हैं। सर, मेरा नाम शिल्पा ओझा है। मेरा 29 जनवरी 2019 को रितेश ओझा जो बारीडी लोकनाथ पथ में रहते हैं, उनके परिवार वाले मेरे घर आए थे। एंगेजमेंट किए, मेरी शादी हुई। सर, रितेश ओझा पहले से शादीशुदा है। वो संगीता मुत्तू नामक एक लड़की से उनकी शादी हो गई थी। उसका 11-12 साल का पहले से बच्चा है। इन लोग सब परिवार वाले में से धोखा से शादी किए पैसा के लिए, ताकि ये पैसा ले सके। और रितेश ओझा जब मेरी शादी हुई, वो मेरे को उत्पीड़ित भी करते थे, मारते पीटते थे कि मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आता है। सर, ये देखिए, ये सब वो बाद में दिखाएगा ना, मारते पीटते थे। और मुझे ये भी बोलते थे कि मेरे दोस्त के साथ सो जाओ, मेरे को प्रमोशन होगा, मेरे बॉस के साथ सो जाओ, मेरे को अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करने के लिए भी बोलते थे। सर, इसके लिए हम विरोध किए तो वो मेरे को मारने लगे, पीटने लगे। सर, हैदराबाद में वो कभी मेरे साथ रहते थे, कभी जाके वो लड़की के साथ रहते थे। और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया था शादी से पहले। सर, और ये सब उनकी फैमिली भी जानती थी, उनके परिवार वाले सब जानते थे। सर, फिर भी ये लोग धोखा से मेरी शादी की। आपको बेचने का प्रयास? जी हाँ सर, मेरे को बेचने का प्रयास किया गया। रितेश ओझा मेरे को दुबई ले जाने वाले थे बेचने के लिए, और इनकी फैमिली को भी ये सब पता थी। सर जी, लड़के ने क्या बोलकर शादी की थी? क्या है लड़का और उसकी फैमिली ये बोल के शादी किया था कि लड़का अनमैरिड है और अच्छा पैकेज का लड़का है, हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, ये बोल के शादी की गई थी। उनकी पूरी फैमिली मेरे घर आई थी। सर, आपको कब पता चला कि देखो, जुलाई में पता चला, अभी रिसेंटली पता चला हैदराबाद। कैसे पता चला? सर, हम रितेश ओझा का एक डॉक्यूमेंट था, उसमें एक लड़की का एड्रेस था, वो देख के हम उसके रूम पे गए। रितेश ओझा वहीं पर ही था सर, लेकिन हम अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो लोग मेरे को मार देता। अभी मेरे को धमकी आ रहा है कि मैं ये केस वापस ले लूँ, नहीं तो मेरे रिलेशन वालों को गलत इल्ज़ामों में फंसाया जाएगा। मेरे रिलेशन वालों को अभी उत्पीड़ित किया जा रहा है कि मैं केस वापस ले लूँ। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का यहीं बारीडी रहने वाला है सर। अच्छा, आपका? मैं भी यहाँ जमशेदपुर गोलमुरी की रहने वाली हूँ। शादी क्या एक महिला भी कोई थी जो वो आप महिला का नाम ले रही कि वो शादी करवाती है, ठगी कर? जी सर, ये मेरी मीडिएटर थी, लेकिन उनको भी ये सब नहीं पता था क्योंकि वो मेरी जान पहचान थी। सर, उनके घर उन लोग आते थे बार रिश्ता लेके। सर, मेरी अरेंज मैरिज है सर, लव मैरिज नहीं है जो मेरे साथ ये सब हुआ है। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और लड़की के साथ होगा। फिर प्रशासन ये करते रहेगी कि कोई मर जाए तब उनको न्याय देगी कि अभी न्याय देगी? वो अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है? मेरे को ये जानना है सर। मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया है, मेरा सर्टिफिकेट कुछ नहीं है मेरे पास सर, मेरा यहाँ तक के डॉक्यूमेंट सब नहीं है सर। मेरा गहना, मेरा सब चीज़ वो लोग जब्त कर लिया सर। हम आगे कैसे बढ़े सर? मेरे पास कुछ नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सके। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम अपनी मम्मी के घर में। मेरी मम्मी का तबियत भी खराब रहता है, वो हार्ट की पेशेंट है। एसपी सर के पास आए? जी सर, अभी हम एसपी सर के पास न्याय के लिए आए, उन लोग को अरेस्ट किया जाए, उन लोग को अरेस्ट किया जाए सर। मैं अकेले ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे फैमिली भी इतनी गरीब है कि वो किसी नेता से हेल्प नहीं ले सकते। और रितेश ओझा अभी एक नेता के घर में ही छुपे बैठे हैं, उनकी पूरी परिवार छुप के बैठी है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत पिपला स्थित बेलाझुड़ी काशीडी गांव में बन रहे मोटर प्रशिक्षण केंद्र को लेकर हो रहे विरोध को लेकर शनिवार को राज्य में मंत्री चंपाई सोरेन सहित जमशेदपुर के सभी झामुमो विधायक काशीडी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के सभी बैठक पर मामले से अवगत हुए। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने ग्रामीण को भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय लेगी। हालांकि यह योजना पिछले रघुवर सरकार के कार्यालय से शुरू हुई है,
जहां ग्रामीण लगातार विरोध जता रहे हैं, उधर संवेदक भी ग्रामीणों के भय से काम छोड़कर भाग चुके हैं। यानी साफ है कि यह योजना अब खटाई में जाना है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री चंपाई सोरेन ने योजना के चयन को लेकर जांच कराए जाने की बात कही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब इस योजना को फिर से शुरू होने का लंबा वक्त लग सकता है। यह योजना कहीं अनियंत्रित शिफ्ट हो सकता है। आज हम आए हैं इस स्थल निरीक्षण करने के लिए और गांव उनका विचार सुनने के लिए आए हैं। उनका अपना विचार भी लिख के दे दिया है और स्थल भी हम निरीक्षण करेंगे और योजना किससे कहां पर कैसे होगा उसका भी हम विचार करेंगे। कोई बात जहीं पर एक विवाद या सामने आ जाता है तो उसी समय तो विचार करना पड़ता है। जब विवाद नहीं होता तो नहीं करता। क्या मालूम पड़ा था विरोध क्या है? विरोध उन लोग का ये कहना है कि उस जगह में आदिवासी लोग एक माघ बोंगा करते हैं और माघ बोंगा हम लोग फरवरी महीना में करते हैं। दूसरी है कि ये जो काली पूजा के समय में हम लोग गोट पूजा करते हैं, ये बात सामने आई। तो यहाँ का आज तो हम लोग स्थल निरीक्षण और यहाँ का कुछ विषय जानने के लिए हम लोग आए हैं। अब जानने के बाद फिर हम जिला के स्तर में एक बैठक बुलाएंगे जिसमें प्रशासन भी रहेगा, सब कोई रहेगा और यहाँ का ग्राम सभा का जो निर्णय है या विचार है उन लोग से बैठ करके एक निर्णय लिया जाएगा कि किस रास्ता हम लोग निकालेंगे समाधान का। जहाँ बैठक होना है वहीं पर विचार भी होगा तो रास्ता भी निकलेगा। क्या अनुमान लग रहा था हो पाएगा शुरू? अब विचार होने तो दीजिए। दादा एक और बात है, एक वहाँ योजना है, केनाल है, केनाल के ऊपर फिर ये योजना है, तो योजना के ऊपर योजना कैसे? बारे में तो फिर भी हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे। फिर निरीक्षण करने के बाद यहाँ का सीओ को हम लोग आदेश देंगे कि आप यहाँ का केनाल है या और क्या जमीन सब है या खेती है, कितना प्रभाव किनका ऊपर हो रहा है, सारा चीज को निकालना होगा ना। दादा क्या जानकारी मिली थी ग्राम सभा पहले हुई है इस योजना के लिए? अभी तो कोई नहीं बोल रहा है ग्राम सभा नहीं हुई। लेकिन जो लोग बना रहे हैं, जो लोग ठेकेदार हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं ग्राम सभा हुई। ग्राम सभा को वो भी बात सामने आएगा ना, बैठक होगा तो वो भी सामने आएगा। तो ग्राम सभा हुआ तो उसका भी कहीं ना कहीं है ना, 2 लाइन लिखा हुआ है अगर तो 2 लाइन तो लिखा कहीं ना हुआ है ना। दादा ये किस तरह की योजना है, किस तरह ग्रामीणों को इस योजना से लाभ मिल सकता है? क्या देखो लाभ नहीं, लाभ तो देखो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो लोग सीखेगा। यहाँ पर हर चीज यहाँ पर तैयार होगा, रहने से लेके सब चीज। और वहाँ सीखने के बाद उसको अपना लाइसेंस दिएगा कि आप जाइए, आप ये भी सीखोगे, आप ये भी चला सकिए। हमने पहले सोचते थे रोड किनारे था, लेकिन ये तो रोड का भीतर है ना। दादा दोनों जरूरी है, गांव वालों की वो भी भावनाएं जरूरी है, योजनाएं भी जरूरी है। योजना भी जरूरी है। ऐसे में चंपाई सोरेन क्या करेंगे, क्या रास्ता निकलेगा? गांव को बात को भी तो हमको थोड़ा ध्यान में देना होगा। योजना को खत्म नहीं करे, योजना तो चलो नहीं होगा। जिस जगह के लिए डिस्प्यूट है उस जगह के ऊपर में ही विचार होगा। ये 2015 में प्रेस में छपा था अखबार में कि कासीडी गांव में भारी वाहन प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। तो ड्राइवर लोग को भारी वाहन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यहाँ पर उसका केंद्र बन रहा है। तो ये जो निर्माण है ये चूँकि 2015 का योजना है और 2015 का जो योजना है इसमें ये पेशा कानून के तहत ये जो पूर्वी सिंहभूम जिला है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। और विगत कुछ वर्षों से झारखंड में फिल्मों की शूटिंग अचानक से बढ़ गई है। इसका कारण सरकार की नीति है, लेकिन इसका फायदा झारखंड के स्थानीय कलाकार को नहीं मिल रहा है। मुंबई से या अन्य स्थानों से आकर शूटिंग करना और स्थानीय कलाकारों को छोटे मोटे रोल देना, लेकिन पैसे देने में आनाकानी हो रही है, जिसको लेकर आज जमशेदपुर में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड का गठन किया गया। यह एसोसिएशन स्थानीय कलाकारों की दयनीय स्थिति पर भी ध्यान देगी, जिससे कलाकारों को कोई और काम न करना पड़े अपनी रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए। नमस्कार।
झारखंड में जो आर्टिस्ट का जो बिखराव था, सब इधर उधर कई शहरों में हैं, वो बिखरे हुए थे, उनको एक मंच प्रदान करने की नीयत से सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड का निर्माण किया गया है, उसका गठन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हम कलाकारों को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य को लेकर के हम लोगों ने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो एनफ नहीं हुआ। इस बार हमने कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम सबसे पहला काम करेंगे कि अपने कलाकारों को उनका बीमा करवाएंगे। बीमा योजना हमारी संस्था करने वाली है ताकि उनको समय पर मदद मिल सके, ये पहला। दूसरा, उनके राइट्स को लेकर के है कि जो आपके राइट्स बनते हैं एज एन एक्टर, तो उनके क्या राइट्स हैं, उनकी पेमेंट को लेकर के जो इशू है उसको शॉर्ट आउट हमारी एसोसिएशन करेगी। तीसरा कि जमशेदपुर में ये गठन किया गया है। धीरे धीरे हम बहुत जल्द झारखंड से सभी कलाकारों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कलाकारों की जो समस्या आती है, कलाकारों जी बहुत अच्छा सवाल है। कलाकारों को जो समस्या आती है उसका भी निदान करने के लिए हम समय समय पर उनको प्रशिक्षित करेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, और उनको ये भी प्रशिक्षित करेंगे कि उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। अगर वो किसी फिल्म से जुड़ते हैं तो उनको वहाँ जाना है, उनको किस तरह से उस अपने काम को प्रायोरिटी देना है, ये हम उनको प्रशिक्षित समय समय पे करने वाले हैं। नए कलाकारों को आप प्रशिक्षण भी देंगे? नहीं, हम अभिनय सिखाने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन नए कलाकारों का बिहेव सेट पे कैसा हो, एज डायरेक्टर के साथ कैसा हो, यूनिट के साथ कैसा हो, ये हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आपका राइट्स क्या है, उनसे आपको कैसे अपना जो भुगतान करवाना है, पेमेंट, वो कैसे आप करेंगे। ये सारी चीज़ें हम समय समय पर कलाकारों को बताएंगे। अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं मोहम्मद हबीब जमशेदपुर से हूँ और यहाँ पे थिएटर करता रहा। 28 साल हो गए थिएटर करते हुए, लेकिन 20 सालों से जमशेदपुर से मैं बाहर हूँ, मुंबई में कार्यरत हूँ एज एन एक्टर। मैंने अभी तक 450 एपिसोड कर चुका हूँ। बहुत सारे सीरियल हैं, सब टीवी, कलर्स, स्टार, इन सब में मेरे एज एन एक्टर शो आ चुके हैं। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, इलाहाबाद वाले, RK लक्ष्मण की दुनिया, चलती का नाम गाड़ी, 1000 में मेरी बहना है, बहुत सारे सीरियल हैं, मैं क्या बताऊँ। और एसोसिएशन में मैं अध्यक्ष के पद पे हूँ और एज ए डायरेक्टर मैं 5 फिल्में अभी तक डायरेक्ट कर चुका हूँ, भोजपुरी फिल्म। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रेड DIG मॉल शहर टाणा नगर रेड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लंबित मामलों की समीक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन हुआ उग्र, एक महिला कर्मचारी की बिगड़ी तबियत और ट्रैफिक पुलिस की तीखी बर्बरता, नियम तोड़ने पर युवक की जमकर पिटाई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिग न्यूज। नमस्कार।